सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग का रहने वाला लेक्चर नंबर 18। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग। सोनाली वर्मा, नीरज कुमार, विकास सोनी, जय राजपूत, राधे भाई। सर मैंने आज 1299 का बैच परचेज़ किया, लेकिन उसमें कोई लाइव क्लास नहीं शो होती। सौम्या जी, लाइव क्लास यूट्यूब पे होती है उसकी, है ना, सुबह 10 बजे। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, एंड दैट इज़ हु वॉज कॉल्ड एज दी लेडी विद अ लैम्प। लेडी विद अ लैम्प किसे कहा जाता था? मैडम कामा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एनी बेसेंट, या फिर सरोजनी नायडू। क्या सही आंसर होगा? हाँ जी, सब बढ़िया अंजलि जी। एंड मैथ सेम एसएससी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेडी विद द लैम्प किसको बोलते थे? तो मैडम बीका जी कामा बिल्कुल नहीं। लैम्प नहीं, लैम्प के लिए नहीं, इनको फ्लैग के लिए जानते हैं। मैडम बीका जी कामा जो कि एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, इनको हम जानते हैं कि इन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ड में झंडा फहराया था, और फॉरेन सॉइल में झंडा फहराने वाली पहली इंडियन थी ये, ठीक है। स्टटगार्ड जर्मनी में इन्होंने झंडा फहराया था, और उसको वापस लेके कौन आया था ये मैं आपको बता चुका हूँ रेलवे के ही पीवाईक्यू सीरीज़ में। उनका नाम आई से स्टार्ट होता है, जरा बताइए। आंसर इसका फ्लोरेंस नाइटिंगेल होगा। इनकी पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है। ये एक्चुअल में इनका जन्म अराउंड 1810 में हुआ था, ब्रिटेन वगैरह में, ठीक है। तो ये क्या है कि इन्होंने वॉर के टाइम पे नर्स का ये नर्स थी एक, और वॉर के टाइम पे इन्होंने बहुत सारे जो सफ़रर्स थे, वॉर के सफ़रर्स थे जो युद्ध में जिन्होंने बहुत सफ़र किया था, जैसे चोट लग गई, ये सारी चीज़ें, तो उसमें मतलब बहुत हेल्प करती थी, हील करती थी, ठीक है। इनका बचपन से ही सपना था कि नर्स बने। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद लैम्प, लैम्प ले लेके जाती थी सबके पास और सबको ठीक करती थी। एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं कि शी वॉज द फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, है ना, ठीक है। फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। साथ ही साथ एनी बेसेंट के बारे में क्या जानते हैं कि इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1916 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे था? मद्रास में था। और इन्होंने ये बोला था कि ब्रिटिशर्स का जो मेन इंटेंशन है यहाँ पर रूल करने का, वो कोई भला करने का नहीं है, बल्कि वो अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट के रिगार्डिंग। और इन्होंने 1916 में जो ध्यान ये भी रखिएगा कि इन्होंने शी वॉज द फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन्होंने कौन से सेशन को प्रेसाइड किया था? तो जो 1917 का जो कैलकाटा सेशन है ना, उसको प्रेसाइड किया था। 1917 का कलकत्ता सेशन, और 1916 का जो सेशन है लखनऊ का कांग्रेस का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ज़रा बताएंगे। वहीं अगर बात करें सरोजनी नायडू की, तो इनको हम जानते हैं कि शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन्होंने जो 1925 में सेशन हुआ था कानपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसको प्रेसाइड किया था। वहीं अगर हम बात करें जो 1924 का सेशन होता है आईएनसी का, वो कानपुर में होता है, सॉरी बेलगावी में या फिर बेलगाम में होता है, एंड इट वाज द ओनली सेशन प्रेसाइडेड बाई गांधी जी। लखनऊ सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर एक लखनऊ पैक्ट साइन होता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, और यहीं पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यानी कि नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, लोहे में जंग लगना इसका सामान्य उदाहरण है। किस तरह की चेंज है ये? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, एंडोथर्मिकल चेंज है, या फिर केमिकल चेंज है? सही है सभी का। दृष्टि मौर्य बिल्कुल सही है। जो आपका ये लखनऊ का सेशन हुआ था, इसको वो प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, एसी मजूमदार, यस, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंड अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? एंड दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, लोहे में जंग लगना इसका सामान्य उदाहरण है।
तो ये है आपका केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि अब ये होता है भौतिक परिवर्तन, शारीरिक नहीं होगा, भौतिक होगा, और इसको केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ये दो तरह के जो परिवर्तन होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो फिज़िकल चेंज होता है ये अपने आप में रिवर्सिबल इन नेचर होता है, यानी इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर मेनली जो स्टेट है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमारी तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। वैसे तो 5 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, और फोर्थ और फिफ्थ का नाम आप बताएंगे क्या है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो मेनली 3 होती हैं, और वो जब चेंज होता है, जैसे कि जब आइस है तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है बर्फ़, और जब वो पिघलती है तो इन दी फॉर्म ऑफ वाटर हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ आपका एक फिजिकल चेंज हुआ है ना, भौतिक परिवर्तन हुआ है, इसलिए ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे, ऐसे चेंज को फिजिकल चेंज बोलेंगे। जो चेंज आपका इरिवर्सिबल नेचर का होता है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो आपका केमिकल चेंज होता है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है, और यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होती है, और कुछ नया प्रोडक्ट बन के निकल के आता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो जो आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और किस कलर का होता है ये, इसका कलर होता है आपका रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर का ये आयरन ऑक्साइड का इसमें लेयर चढ़ जाता है। ये रिएक्शन जो है, ठीक है, चेंज तो मैं बोलूँ तो भाई केमिकल चेंज है ये, लेकिन ये रिएक्शन मैंने आपको बताया था, इसको जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग इज़ काइंड ऑफ कोरोजन। ठीक है, ये कोरोजन होता है एक तरह का। ठीक है, और ये किस तरह की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ये हमारे कुछ और एग्जांपल होते हैं, जैसे कि जो हमारी रैंसिडिटी होती है, रैंसिडिटी जिसको बासापन बोलते हैं, जहाँ पर जो फैट होता है चिप्स पैकेट में, हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन ना डाल के हम नाइट्रोजन को भरते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उस फैट को ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको रैंसिड बना देगा, इसलिए। तो केमिकल चेंज होता है ये। ठीक है, और कुछ केमिकल चेंज के और उदाहरण है और कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। एक तो आयरन के रस्टिंग के अलावा बर्निंग वुड हो गया, मेटाबॉलिज्म यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, कुकिंग ऑफ एन, अंडा उबालते हैं तो ऐसा तो है नहीं अंडा उबाल लिया आपने और फिर से उसको कच्चे अंडे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे आसानी से कन्वर्जन तो होता नहीं है। बेकिंग ऑफ केक हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, रॉटिंग मतलब कोई चीज़ सड़ गई अगर तो वो चीज़ हो गया। ठीक है, फायर वर्क, केमिकल बैटरी, सारी चीज़ें। कमेंट में आप एक चीज़ का आंसर देंगे एंड दैट इज़ कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन में जंग लगना, तो इसको अगर हमें प्रिवेंट करना हो तो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये आपको बताना है। Who has the authority to decide in the event of a dispute in election of the president of India? अगर राष्ट्रपति के चुनाव का कोई डिस्प्यूट हो गया तो उस केस में कौन डिसाइड करेगा कि ये मतलब वो डिस्प्यूट सही है, इलेक्शन फेयर एंड फेयर तरीके से हुआ था, नहीं हुआ था, ये कौन डिसाइड करता है? तो लोकसभा इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्यसभा, तो ये डिसाइड करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, और ना सिर्फ ना सिर्फ प्रेसिडेंट का बल्कि सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, ये वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का डिस्प्यूट होता है उपराष्ट्रपति का, वो भी सिर्फ कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। और इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 71, अनुच्छेद नंबर 71। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एंड दैट इज़ कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्टोरल कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है? इलेक्टोरल कॉलेज बोले तो कौन कौन इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है? तो वी शुड नो कि दोनों हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना। पहली बात तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है, जो संघ की कार्यपालिका होती है, अब एग्जीक्यूटिव क्या होती है, तो वी शुड नो कि देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो 3 ऑर्गन कौन से हैं गवर्नमेंट के? वो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर होता है, जिसको विधायिका बोलते हैं, इसका काम होता है लॉ बनाने का, इट इज़ अ लॉ मेकर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव की बात करें, कार्यपालिका, इट एग्जीक्यूट्स द लॉ एट द ग्राउंड लेवल। एंड जो हमारा जुडिशरी होता है, वो उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करता है कि वो लॉ सही है, नहीं है, और वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यूनियन एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आता है? तो प्रेसिडेंट आएगा, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देन हमारा प्रधानमंत्री आता है, पीएम, एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद आता है, और कौन आता है इसमें? और आता है आपका एजी, दैट इज़ अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। तो ये सारे लोग आते हैं हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में। अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें मैंने आपसे पूछा था क्या डिफरेंस होता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन हिस्सा लेता है? इसके इलेक्शन में हिस्सा लेता है इलेक्टेड
एमपीज़ और एमएलएज़। और हाँ, अगर आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में तो कल सुबह 10 बजे आ जाइएगा, ठीक है। लेक्चर यहीं पे होना है यूट्यूब पे, ठीक है। और वो आपको पता है बैच का लेक्चर होता है तो सिर्फ वो लाइव ही होगा, रिकॉर्डेड तो नहीं मिलेगा आपको वो। तो प्रेसिडेंट अगर आप बैच में नहीं है तो ठीक है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कल हम लोग करने वाले हैं, तो वहाँ डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन हिस्सा लेता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, तो ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यही प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में यानी कि महाभियोग में हिस्सा लेते हैं। एंड दिस यू शुड नो कि ऑल का मतलब हो जाता है कि इसमें इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो आप एक चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर एमएलए लोग हैं, विधायक लोग हैं, लेकिन यहाँ विधायक नहीं है। यहाँ पर नॉमिनेटेड लोग हैं लेकिन यहाँ पर नॉमिनेटेड नामित नहीं है। इतनी चीज़ क्लियर। आगे बढ़ें, कमेंट में बताइए कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल के बारे में तो सारी चीज़ें हम जानते हैं एंड यू शुड नो। ये भी देख चुके हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये हमारा रियल हेड होता है, एग्जीक्यूटिव का रियल हेड होता है, क्योंकि मेन पावर जो असली में पावर हैं वो तो इसी के पास है। इसके पास तो प्रेसिडेंट के पास तो सिर्फ नाम की पावर होती है कि ये हमारा हेड है कंट्री का, ये सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का, लेकिन नॉमिनल हेड है क्योंकि रियल पावर्स तो पीएम के पास हैं। जो हेड किसका है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री का हेड है, जो प्रेसिडेंट है वो कंट्री का हेड है, लेकिन पीएम की अगर बात करें तो ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यानी सरकार का मुखिया है, और इसीलिए इसको बोलते हैं डी फैक्टो हेड। डी फैक्टो हेड इसको बोलते हैं, ही एक्ट्स एज अ लिंच पिन इन दी गवर्नमेंट, इसको लिंच पिन बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और जो प्रेसिडेंट होता है उसको नॉमिनल या फिर टाइटलर हेड के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, मतलब कब फीचर हुई थी, मतलब अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी इंडिया पाकिस्तान के, तो बीच में तो कब हुई थी ट्रीटी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और आप आंसर दीजिएगा एंड दैट इज़ कि जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर है ये किस आर्टिकल में लिखी हुई है ये आपको बताना है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और पार्डनिंग पावर, ठीक है, क्षमा शक्ति। अगले वाले पे आते हैं, दैट इज़, ठीक है, अगला वाला है इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1960 1960 में। किसके बीच में, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया की तरफ से नेहरू चचा गए थे हमारे, ठीक है, चाचा नेहरू थे, और इनकी तरफ से कौन था, इनकी तरफ से था मोहम्मद अयूब, ठीक है। ये इनका पहला प्रेसिडेंट था, किनका, पाकिस्तान का, और नेहरू जी हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और ये जो ट्रीटी का मीडिएटर था, यानी कि मध्यस्थता किसने करी थी इसकी, वर्ल्ड बैंक ने करी थी, विश्व बैंक ने। इस ट्रीटी के थ्रू हुआ क्या था, इस ट्रीटी के थ्रू ये हुआ था कि जो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, साउथ बैंक वाली ट्रिब्यूटरीज़ या फिर इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यानी मेनली झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज, इनका वाटर का यूज़ किस तरह से होगा ये डिसाइड किया गया था। किसके बीच में, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैसे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो शुरू की तीन है, इंडस, झेलम, चेनाब, इनका रिमेंबर, इनका जो 80% वाटर है ये पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% जो है सिर्फ इंडिया के पास रहेगा, क्योंकि सब इंडिया से ही फ्लो हो रही हैं। तो इसलिए 80% पाकिस्तान के लिए हमें छोड़ना होगा और 20% इंडिया खुद यूज़ कर सकता है इसको। वहीं अगर रावी, ब्यास, सतलज की अगर बात करेंगे तो, अरे सर रिप्लाई कीजिए, क्या करना है देवान जी, रिप्लाई। प्रगति इग्नोर करो तुम, ध्यान नहीं तो फालतू के लोग। क्या भाई, क्या दिक्कत है, क्या क्या डाउट क्या है, 20% या सही है। ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। रावी, ब्यास, सतलज की अगर बात करेंगे तो 80% जो वाटर है ये इंडिया में, इंडिया यूज़ करेगा, और 20% अगर बात करेंगे तो ये पाकिस्तान यूज़ करने वाला है इसका 20% वाटर, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा कि जो रावी रिवर है इस पर हमने अभी एक डैम बनाया है, और उस डैम का नाम क्या है, शाहपुर कंडी बैरेज, ठीक है। शाहपुर कंडी बैरेज नाम है इसका, क्योंकि अभी तक हो क्या रहा था कि पूरा पानी जा रहा था पाकिस्तान के पास, हम उसको यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए अभी हमने इस पर बैरेज को बना के इन पंजाब, अभी हमने इसको वाटर को लिमिट कर दिया वहाँ जाने से, ठीक है।
अब यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो कैलाश मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है भोखारचू, इसका नाम सिंगी खम्बाम होता है इन तिब्बत। देन ये दमचौक नाम की जगह से एंटर करती है इन इंडिया। लेह इज़ द ओनली मेजर इंडियन सिटी लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। देन ये यहाँ से चली जाती है कहाँ पर, ये चली जाती है पाकिस्तान में, और वहाँ की ये नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी है। देन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से ये आपकी झेलम जो वेरीनाग से निकलती है। वूलर जो लेक है हमारी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, वो उसको अपना पानी झेलम से ही मिलता है। झेलम का पुराना नाम है वितास्ता और व्यात है, वितास्ता और व्यात है, ध्यान रखना, ठीक है। चेनाब की अगर बात करेंगे तो ये यहाँ से निकलती है बारालाचला दर्रे से, बारालाचला पास से। और ये अगर बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसके रिगार्डिंग, एंड दैट इज़ कि इसको जो हमारी चेनाब रिवर है, ठीक है, तो पहले तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चेनाब जो रिवर है ये इट इज़ दी लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट नहीं है, ध्यान रखना, लार्जेस्ट है। और निकल कहाँ से रही है, बारालाचला से। यहाँ पर देख रहे होंगे ये चंद्रा है और ये भागा है, दोनों मिल जाती हैं तो चेनाब बन जाती है। देन यहाँ से निकल रही है ब्यास, और नीचे से निकल रही है, मतलब यहाँ से निकल रही है रावी, और यहाँ नीचे से निकल रही है ब्यास, ऊपर वाली रावी और नीचे वाली ब्यास। ये जो पास है जो दर्रा है रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे में अटल टनल है जो सबसे हाइट पे लोकेटेड, सबसे लंबी टनल है, 9.02 किलोमीटर उसकी लेंथ है। और रोहतांग पास किसको किससे कनेक्ट करता है, तो ये मनाली, यहाँ पर मनाली पड़ता है, मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है, ऊपर लाहौल स्पीति है। और ये जो बारालाचला जो पास है जहाँ से ये चेनाब निकल रही है वो कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति को, ले से कनेक्ट करने का काम करता है वो। क्लियर है इतनी चीज़, तो रावी याद आ गया, ठीक है। और ब्यास की अगर बात करें तो वो भी रोहतांग पास से निकल रही है। नीचे सतलज, ठीक है, तो सतलज ये भी कैलाश मानसरोवर के ईस्टर्न साइड से, सॉरी वेस्टर्न साइड से निकल रही है। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, लार्जेस्ट चेनाब है और ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है। कहाँ से निकल रही है ये निकलती है कैलाश मानसरोवर में जो राक्षस ताल होता है, ठीक है। ये राक्षस ताल जगह पड़ती है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। एंटर कहाँ से करती है, शिपकीला पास है, शिपकीला दर्रे वहाँ से एंट्री मारेगी ये। और ब्यास रिवर जो है ना फ्लो नहीं करती है पाकिस्तान में, ये यहीं पे हरिके पंजाब में मिल जाती है सतलज से। कमेंट और हाँ, सतलज का पुराना नाम शतुद्री, रावी का पुराना नाम पुरुषनी, मतलब एंशिएंट नेम जो वेदों में लिखा हुआ है। ब्यास का विपाशा है, चिनाब का अस्किनी है, झेलम का वितास्ता है। कमेंट में आपको बताना है कौन सी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ट्रांस बाउंड्री ट्रिब्यूटरी है इंडस की, यानी जो इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री में फ्लो होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। और क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान पे इसके इस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, आपको बताना है जो फ़रक्का एग्रीमेंट है वो किन कंट्रीज़ के बीच में हुआ है। फ़रक्का एग्रीमेंट किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स नेशनल इनकम, ठीक है, ना 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 ना, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो फ़रक्का वाला है ना, 1996 में, ठीक है। ये जो फ़रक्का आप बोल सकते हो वाटर ट्रीटी, मतलब शेयरिंग ट्रीटी 1996 में हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। फ़रक्का जो बैरेज है, ये जो बैरेज है फ़रक्का बैरेज, वो बना था 1975 में, 1975 में बना था वो। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ था ना वो इस टाइम पे हुआ था 1996 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंड दैट इज़ कि कौन सा इसमें नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को बताता है। चलो, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एनएनपी एट मार्केट प्राइस या फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये चीज़ जो है मैंने आपको रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ में स्टार्टिंग में समझाई थी ये सारी चीज़ें, कि जो नेशनल इनकम होता है ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और लेकिन अभी आप लोग भूल गए होंगे सारी चीज़ें ना, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। इसके फादर हम किसको बोलते हैं ज़रा बताइए, नेशनल इनकम का फादर किसको बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, नहीं समष्टि अर्थशास्त्र का ये कॉन्सेप्ट है। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं ज़रा बताना, कितने इसको कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स कितने होते हैं। तो मेथड ध्यान रखना 3 होते हैं। कौन कौन से, पहला तो है वैल्यू एडेड मेथड जिसको कि प्रोडक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है, प्रोडक्ट मेथड। दूसरा होता है इनकम मेथड और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड।
और इसको रिप्रेजेंट करने के इसके एग्रीगेट कितने होते हैं? तो एग्रीगेट होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के 8। वो 8 मैंने आपको इस तरह से समझाया था कि भाई एक तो होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, जरा बताओ जल्दी से। एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें अगेन अगर आप डेप्रिसिएशन घटा दोगे क्या मिल जाएगा। तो ग्रॉस में जब भी डेप्रिसिएशन घटाते हैं, ग्रॉस में जब भी डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो वो नेट बन जाता है, तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये एक तो ये जीडीपी मिल गया, जीएनपी मिल गया, एनडीपी मिल गया और एनएनपी मिल गया। 4 मिल गए, 4 मिल गए हमको। ये सब किस पे हैं? ये सब हैं आपके, ध्यान रखना, मार्केट प्राइस पे। किस में है? ये मार्केट प्राइस में है, 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 ठीक है, जो बाजार मूल्य होता है। 4 हो गए। ऐसे ही 4 फैक्टर कॉस्ट में होते हैं, यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब बात ये आती है कि हम निकालते कैसे हैं, क्या फैक्टर कॉस्ट वाली चीज़ निकालते कैसे हैं, मार्केट प्राइस में क्या घटाते जोड़ते हैं, ज़रा बताइए जल्दी से। और जीडीपी से कैसे जीएनपी मिलता है, कैसे मिलता है? तो इसके लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं। जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दो तो जीएनपी मिल जाएगा, यानी डोमेस्टिक का नेशनल हो जाता है। जैसे ही एनएफआईए जोड़ते हो तो डोमेस्टिक का नेशनल मिल जाता है। जैसे ही डिप्रिसिएशन घटाते हो तो ग्रॉस का नेट हो जाता है। और फैक्टर कॉस्ट जब चाहिए होता है तो मार्केट प्राइस में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो नेट लगा हुआ है, नेट का मतलब है कि इसको भी, जैसे कि हम नेट कब लिखते हैं, जैसे ये नेट लिखा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट, नेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ से किसी चीज़ को घटाया गया होगा, किसी चीज़ में से किसी चीज़ को घटाया गया होगा तब नेट मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ घटाया गया होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स से जब सब्सिडी को घटाते हैं ना तो उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर इस माइनस के साइन को अंदर डालेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें नेशनल इनकम क्या होती है? तो नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम को बोलते हैं। और पीछे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी ट्रांस बाउंड्री रिवर होती है, ट्रिब्यूटरी होती है, ध्यान रखना ये जो रावी है ना, यही ट्रांस बाउंड्री है, ठीक। यहाँ पे और कुछ नेशनल इनकम राष्ट्रीय है, ठीक है। और जीडीपी ने सारी चीज़ें बता दी, एग्रीगेट, ठीक है, कैलकुलेट करना है, 3 मेथड है। और हाँ, किसको फादर बोलते हैं? तो फादर हम बोलते हैं जॉन मेनार्ड किनेस को। इनकी एक किताब है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो ध्यान रखिएगा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक और हैं जिनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, एडम स्मिथ नाम है इनका। इनकी एक किताब का नाम बताना जिसका नाम डब्ल्यू से शुरू होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। वेयर इज़ द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? राष्ट्रीय भौतिक राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान स्थान कहाँ पर स्थित है? इन्वेंटिव राजेश, मेरा डाउट है सर ह्यूमिडिटी से। आपने बोला है डेव पॉइंट, कोल्ड एयर में ह्यूमिडिटी लेस होती है, कैसे कंफ्यूज कर रहा है सर? देखो भाई, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दी एयर, कितना वाटर वेपर है एयर में, ठीक। जो ठंडी हवा होती है, कोल्ड एयर होती है, उसकी वाटर होल्डिंग या फिर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है तो ऑब्वियस ये बात है उसमें मॉइस्चर ह्यूमिडिटी कम होगी। और तभी आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे ह्यूमिडिटी होती है, ना कि सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि गर्म हवा जो है वाटर को ज़्यादा होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। ये हैदराबाद में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और बात अगर करें जैसे जमशेदपुर में क्या है, तो जमशेदपुर में आपका जो नेशनल मेटलर्जिकल लैब है ना, ठीक है, आपको पता है ना, जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि जो पिट्सबर्ग है वो जगह फेमस है यानी जो आपकी माइनिंग वगैरह के लिए, मेटलर्जी वगैरह के लिए, तो इंडिया में भी वही फेमस है। तो मेटलर्जिकल लैबोरेटरी यहीं पे है। अच्छा ये बताइए कि जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पूछा था तो ये किताब का नाम हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस सही आंसर होगा।
नाउ अगला क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है, यानी कि ये आपको प्लांट से नहीं मिलता है, सिर्फ विंटर में इसलिए जल्दी कपड़ा सूखता है। भैया देखो नीलेंदु साहू जी, विंटर में कपड़ा क्यों जल्दी सूखता है? जल्दी तो नहीं सूखता है क्योंकि पहली बात तो उतनी धूप नहीं होती है, और अगर धूप निकली है प्रॉपर तो हाँ जल्दी तुरंत सूख जाता है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। अगर ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना कपड़ा देर में सूखेगा आपका, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। विंड स्पीड ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। लाइट मतलब सनलाइट ज़्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। तो भाई जूट प्लांट से मिलता है, रबर भी प्लांट से मिलता है। टीक, ये टीक हमने पढ़ा है, जो हमारे ट्रॉपिकल डेसिडुअस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलती है टीक। हनी जो हो गया, हनी हो गया आपका, आप मिल्क को ले लो, दूध को ले लो, ठीक है, नमक ले लो, ये सब क्या है? ये प्लांट बेस्ड थोड़ी ना है, ये तो जैसे हमारे एनिमल बेस्ड है। ठीक है, कमेंट बताना है कि जूट, पहली जूट मिल कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। और जूट को यू शुड नो किसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, और इसका सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर बांग्लादेश है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, रबर किस तरह के फॉरेस्ट में देखने को मिलता है? ये तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस में देखने को मिलता है, जिनको कि हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको यही फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट जो मिल है ये आपकी सेटअप होती है कहाँ पर? तो पहली बात तो 1855 में होती है, एंड दैट इज़ आपकी जो एकलैंड मिल है, कहाँ पर? रिसरा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, रिसरा वेस्ट बंगाल। जो पहली कॉटन मिल है, कॉटन, ये आपकी 1818 में, ठीक है, फोर्ट ग्लॉस्टर कैलकटा, ठीक है, फोर्ट ग्लॉस्टर कैलकटा, लेकिन चल नहीं पाती है ये। 1854 में 1854 में आपको पता है बॉम्बे स्पिनिंग एंड विविंग मशीन बनाई जाती है एक और महाराष्ट्र में, ये 1855 में, 1855 में। ठीक है, अगले पे आते हैं। तो सेकेंड मोस्ट, एंड यू शुड नो कि ये जो हमारी मैंने आपको बताई थी 3 फाइबर क्रॉप्स बताई थी आपको। फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी 3 फाइबर क्रॉप्स बताई थी? एक तो कॉटन होता है, दूसरा जूट होता है, और तीसरा हेम्प होता है, जिसको भांग भी बोलते हैं। ठीक है, एंड कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, खरीफ क्रॉप होती है, एंड बस। और बाकी ये बताओ कि हनी से कौन सा टाइप ऑफ रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है, जो हमने पढ़ा है, कौन सा रेवोल्यूशन? और हनी बीज के जो रियरिंग को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं, और इसके रेवोल्यूशन को गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं। जो हनी प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर, जिसको बागबानी बोलते हैं, दोनों से एसोसिएटेड है। रबर आपको देखने को मिलेगी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, सदाबहार वनों में। एवरग्रीन का और कौन कौन सा वेजिटेशन है? तो एवरग्रीन पहली बात तो वहाँ पर देखने को मिलते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। और क्या वेजिटेशन है यहाँ का? एबनी है, माहोगनी है, सिंचोना है, एनी है, खैनी नहीं है भैया, एनी है ये, ठीक है, और एपी हाइट्स हैं। ये सारे आपको देखने को मिलेंगे जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन दी अर्थ क्रस्ट इज, पृथ्वी की पपड़ी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन या फिर हाइड्रोजन। तो अर्थ क्रस्ट क्या है? तो जो हमारी अर्थ है उसमें डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं। तो सबसे जो टॉप मोस्ट है उसको क्रस्ट बोलते हैं, दूसरी वाली को मैंटल, और अंदर वाली को कोर बोलते हैं। जो क्रस्ट होती है ये सियाल की हम बोल देते हैं कि भाई सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है, सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है, और इसको बोल देते हैं कि नीफे यानी कि निकल और आयरन की बनी हुई है, बिकॉज आयरन का सिंबल Fe होता है। ये जो होती है हमारी 1% बाई वॉल्यूम होती है, ये 84% बाई वॉल्यूम होती है, और ये रिमेनिंग 15% बाई वॉल्यूम होती है। बाई मास अगर बात करेंगे तो ये लेस देन 1% होती है, ये 68% होती है, और बच गया कितना? 68 एक 69, और बच गया 31। तो ये बाई मास होता है कॉम्पोजिशन, और ये बाई वॉल्यूम कॉम्पोजिशन होता है। अब होता क्या है कि ये जो क्रस्ट होती है इसके अगर हम एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो मैंने ओ सियाल करके याद करवाया था। ओ सियाल जैसे बोलते हैं ना, ओ राधा, तो वैसे ओ सियाल। ठीक है, तो ऑक्सीजन होती है 46.6% रफली, 47% अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं। सिलिकॉन 27%। सबसे अबंडेंट, तो सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा हुआ क्रस्ट में? ऑक्सीजन।
सबसे अबंडेंट गैस तो नाइट्रोजन है 78%, लेकिन सबसे अबंडेंट एलिमेंट इन दी क्रस्ट वो नाइट्रोजन है, आपकी गैस इन दी एटमॉस्फेयर है। ये हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की, जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन होती है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट सिलिकन है। और अगर सबसे अबंडेंट मेटल पूछ लेगा दैट वुड बी एल्यूमिनियम। अगर सबसे अबंडेंट, सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, दैट इज एल्यूमिनियम, देन आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन। क्या सब कुछ याद करना है? नहीं। ओ सी आल का अब ओ सी आल याद रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि भाई पहले ओ है, देन सी है, देन आल है, ठीक है। तो वो याद रहेगा आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज सिलिकन, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा एक ऐसा है जो कि एक मेटलॉइड है जिसको कि हम सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं इन दी इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑक्सीजन की अगर बात करें एटमॉस्फेयर में 21% है। इट इज़ अ डाई एटॉमिक गैस, एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। कार्बन की अगर बात करें तो ये काफ़ी वर्सेटाइल एलिमेंट है, कैटिनेशन के लिए जाना जाता है। और इसके एलोट्रोप्स का नाम आप बताएंगे कमेंट में। हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो बेचारे को फिक्स पोजीशन नहीं मिल पाई थी मंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल में, और इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों से रिजेंबल करती हैं। और सन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही पाया जाता है, 70% रफली। कमेंट में आप ये बताएंगे कि अगर जो ऊपर वाली जो हमारी क्रस्ट है, ठीक है, और मैंटल का अपर सॉलिड पार्ट अगर मिला लेंगे तो ये क्या बन जाता है, ठीक है। जो हमारी क्रस्ट होती है ये दो तरह की होती है। एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, महाद्वीपीय क्रस्ट होती है, भूपर्पटी बोलते हैं इसको। और एक ओशनिक, महासागरीय होती है। इसमें से जो ये जो होती है ओशनिक, ये थिन होती है, पतली होती है। ये थिक होती है, मोटी होती है ये, ठीक है। और ओशनिक जो क्रस्ट है वो बसाल्टिक रॉक की बनी हुई है। और जो कॉन्टिनेंटल है ये क्रस्ट, ये ग्रेनाइटिक रॉक की बनी हुई है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और क्रस्ट और सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल को अगर मिला लेंगे तो इसको लिथोस्फीयर बोलेंगे, जिसको कि हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। इसके नीचे ये जो प्लेट्स हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट होती हैं काइंड ऑफ। टोटल हमारी 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट है, 7। और ये किसके ऊपर स्लाइड करती हैं? तो ये एस्थेनोस्फीयर है हमारी एक लेयर, ठीक है, जो कि सेमी मॉल्टन फॉर्म में होती है। यही लावा मैग्मा होता है, इनके ऊपर क्या करती हैं? स्लाइड करती हैं। कमेंट में आपको ये बताना है कि आउटर कोर और इनर कोर में कौन सॉलिड होता है, कौन लिक्विड होता है, ये आपको बताना है। ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, ये ध्यान रखना है। ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है। और इसी की वजह से आउटर कोर की वजह से अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। और यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको पता है ना, डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये इसको बोलते हैं मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी, जो सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है क्रस्ट को मैंटल से। ये है ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, जो अलग कर रही है मैंटल को कोर से। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, मैंटल को कोर से। वैसे इनको फर्दर भी हम डिवाइड कर देते हैं, क्रस्ट को 2 पार्ट में, मैंटल को 2 पार्ट में, और उनकी भी डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ लेते हैं। बट मेरे हिसाब से रेलवे एग्जाम में उतना नहीं आएगा। और अगर आएगा, अगर आपको लगता है नहीं सर पढ़ा दो, तो मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, इसको रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, अपर मैंटल और लोअर मैंटल को। और इसको बोलते हैं लेहमैन्स डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम याद करते हैं, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोई से कोनराड, ठीक है, मुझे से मोहोस, रेड से रेपेट्टी, गुलाब से ग्यूटेनबर्ग और लादो से लेमैन्स। लेकिन मेरे हिसाब से क्रस्ट और मैंटल के बीच में कौन सी है? मैंटल और कोर के बीच में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाउ मेनी सिटीज़ डिड महाराजा जय सिंह सेकेंड बिल्ट जंतर मंतर? तो जंतर मंतर जो है कितनी शहरों में महाराजा जय सिंह सेकेंड ने बनवाया था? यस, इन्वेंटिव राजेश ने सही बताया। पी वेव का जो शैडो जोन है वो 105 से लेकर 145 तक है, क्योंकि जो हमारी हाँ ठीक है, पी वेव्स बिल्कुल। और जो एस वेव्स होती है उनका शैडो जोन रफली 40% होता है, 105 से लेकर 105, बिकॉज वो सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं एस वेव। यस, नाउ महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर बनवाया था। अब जंतर मंतर क्यों बनवाया था? क्योंकि उस समय जो है उनको एस्ट्रोनॉमी का काफ़ी क्रेज़ था, जिसका जो मेन पर्पज़ था दैट वाज टू असेंबल दी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा। तो एस्ट्रोनॉमी के पर्पज़ से इन्होंने इसको बनाया था जंतर मंतर। टोटल 5 शहरों में ये बनाए गए थे। सबसे पहला वाला जो बना था वो दिल्ली में बना था सन 1724 में, 1724 में। देन ध्यान रखिएगा जयपुर, जो कि सबसे फेमस है, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। तो ये 5 सिटीज़ में जो है महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर बनवाए थे। ये हैं कुछ आपके जंतर मंतर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कि किस तरह से सन का मूवमेंट और ये सब सारी चीज़ें। तो जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ होती हैं जैसे सन, मून, उनका सब कुछ डेटा इकट्ठा करने के लिए। और अभी तो ये प्रोटेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं दिल्ली में।
विच आर्टिकल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्पीकर शैल हैव एन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। कौन सा अनुच्छेद ये बोलता है कि वोटों की समानता की स्थिति में स्पीकर के पास निर्णायक वोट होगा, जिसको कि हम कास्टिंग वोट और डिसाइडिंग वोट बोलते हैं। कौन सा आर्टिकल है? 101। 101 जो है ये कवर करता है किसको? ये कवर करता है वो सर्कमस्टांसेस को, ठीक है, वो परिस्थितियों को इन विच सर्कमस्टांसेस इन विच अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज़ एन एमपी यानी कि सांसद शुड वैकेट हिज सीट, ठीक है, और शुड वैकेट हिज सीट, या फिर हम बोल सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ सीट इन पार्लियामेंट बिकम्स वेकेंट, ठीक है। तो ये कौन कौन से केसेस होते हैं? तो ये कई सारे केसेस होते हैं, जैसे कि एक केस होता है इसमें कौन सा, तो एक केस होता है कि अगर डुअल मेंबरशिप हुई आपकी, मतलब कि आप मान लेते हैं कि आप दो दो सीट के लिए जैसे चुनाव लड़े लोकसभा में, जैसे मोदी जी भी लड़ते हैं, राहुल गांधी जी लड़ते हैं, तो दोनों दो दो सीट के लड़ते हैं, दोनों में चुनाव जीत जाते हैं। मतलब यूजुअली तो यही होता है, दोनों में चुनाव जीत जाते हैं, तो उनको बताना होता है किस सीट से वो रिप्रेजेंट करेंगे खुद को, नहीं तो उनकी दोनों सीट चली जाएंगी। और क्या होता है, अगर मान लो कोई लोकसभा का मेंबर है और राज्यसभा का ही बन जाता है, तो उसको बताना होगा, नहीं तो राज्यसभा वाली चली जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो अगर मतलब वो एमएलए बन जाता है, फिर मतलब फॉर एग्जांपल वो एमएलए है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाता है, तो उस केस में उसको बताना होगा, नहीं तो उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला सीट चला जाएगा। जैसे कि अखिलेश यादव पहले एमएलए थे यूपी से, फिर अभी एमपी भी बन गए, तो उन्होंने बताया कि अब मैं एमएलए नहीं रहना चाहूँगा, एमपी। अगर वो नहीं बताते तो उनकी एमपी वाली सीट चली जाती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली, ठीक है। तो डुअल मेंबरशिप वाला होता है। अगर आप पार्लियामेंट से एब्सेंट रहे, एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट, तो अगर आप 60 दिन तक बिना बताए एब्सेंट रहे, कितने दिन तक? 60 दिन तक। इसमें अगर हाउस एडजर्न, प्रोरोग वो सब रहा है तो वो काउंट नहीं होते हैं डेज। इन जनरल जो हमारे नॉर्मल वर्किंग डेज हैं, तो अगर आप बिना बताए रहे तो फिर गए आप, ठीक है। और या तो फिर आपने रिज़ाइन कर दिया, रेजिग्नेशन कर दिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी को लिख के। आंसर यहाँ पे आर्टिकल 100 होगा, ठीक है। आर्टिकल 100 ना सिर्फ हमारा इसकी बात करता है वोटिंग की, बल्कि ये भी बोलता है कि कोरम, आर्टिकल 100 क्लॉज 1 कोरम की बात करता है, सॉरी क्लॉज 2 कोरम गणपूर्ति, और वो कितना होता है? 1/10, यानी कि अगर 1/10 लोग नहीं आए, 10% लोग नहीं आए हाँ हाउस के, तो सेशन को हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाएगा। और हाउस को एडजॉर्न करने की पावर, स्थगित करने की पावर किसके पास होती है, ज़रा बताएंगे। जो आर्टिकल नंबर 99 है ये बात करता है ओथ एंड एफर्मेशन की, ठीक है, ओथ और एफर्मेशन की, ठीक है, ओथ और एफर्मेशन की बात करता है। और 97 की अगर बात करेंगे तो ये सैलरी और अलावेंस की बात करता है, कितना भत्ता वत्ता मिलेगा इनको। क्लियर थी चीज़? अब यहाँ पर थोड़ा जान लीजिए कि हाउस को एडजॉर्न वगैरह करने की पावर किसके पास होती है। तो हाउस को स्थगित करने के पास पावर जो होती है वो पीठासीन अधिकारी जी के पास होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। हाउस को अगर हम बात करें समन, समन का मतलब होता है बुलाना। हाउस को प्रोरोग, ये किसके पास पावर होती है? हाउस को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास होती है, ये आपको बताना है। तो समन और प्रोरोग की जब हम बात करेंगे तो ये प्रेसिडेंट, समन का मतलब होता है हाउस को बुलाना, ठीक है, और प्रोरोग का मतलब होता है सदन को स्थगित कर देना। प्रोरोग का मतलब होता है जो हमारे 3 सेशन होते हैं, ठीक है, 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है, यानी कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है, यानी कि मिनिमम 2 सेशन होने ही पड़ेंगे एक साल में, और मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो बजट सेशन, बजट सत्र, एक शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन, और तीसरा होता है समर यानी कि समर सेशन, ग्रीष्मकालीन सत्र। और क्या बोल गया मैं मैं ये बोलना चाह रहा था कि समर सेशन करके कोई सेशन नहीं होता है, ठीक है, और बोल दिया समर सेशन, मानसून सत्र होता है आपका, ठीक है। तो समर सेशन करके कोई सेशन नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये 3 सत्र होते हैं और 2 तो होने ही पड़ेंगे। तो अगर किसी सत्र को अब ख़त्म करना है तो उसको प्रोरोग बोलते हैं, प्रेसिडेंट ही करता है। डिसॉल्व सिर्फ और सिर्फ लोकसभा होता है, ठीक है। एडजर्न लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, प्रोरोग लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, बट डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा होता है। और ये भी कौन करता है? ये भी प्रेसिडेंट ही करता है, आपको राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सेशन उड़ता है, पूरा हाउस उड़ जाता है, फिर से इलेक्शंस होते हैं,
ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड? स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1950, 51, 52, 47, 38 या फिर 1953 में? तो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे 1951-52 में, ठीक है। 1951, 52 में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, पहले आम चुनाव हुए थे, ठीक है। और इस आम चुनाव की अगर बात करें, मतलब स्टार्ट हुए थे रफली सर्दियों के टाइम पे स्टार्ट हुए थे, नवंबर दिसंबर के टाइम पे, और फरवरी तक गए थे 52 तक, इसलिए 51 52 है, ठीक है। और कमेंट आपको बताना है कि पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन बने थे, पहले हमारे होम मिनिस्टर कौन बने थे, डिफेंस मिनिस्टर कौन बने थे, हेल्थ मिनिस्टर कौन बने थी, और फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की अगर बात करेंगे तो नेहरू जी बने थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर तो बने ही थे, साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि जो विदेश मंत्रालय उन्होंने संभाला था। होम मिनिस्टर आप जानते हैं पटेल साहब थे, सरदार पटेल जी। डिफेंस मिनिस्टर की जब हम बात करेंगे तो बलदेव सिंह थे। और ये क्या पूछा था मैंने, हेल्थ मिनिस्टर, तो ये ध्यान रखना ये हमारी राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। अब ये राजकुमारी जो अमृत कौर थी, ध्यान रखना ये जो हमारा पहला बना था पूरा क्या बोलते हैं कैबिनेट, उसमें एकमात्र यानी ओनली फीमेल थी, ठीक है, ओनली फीमेल थी ये राजकुमारी। सर आप स्टेनो के स्टूडेंट के लिए गाइडेंस वीडियो लाओ, हमें तो लेफ्ट आउट फील हो रहा है। स्टेनो के लिए मैं बता दूं 1 महीना बाकी है, ठीक है। और उसमें कैसे क्या करना है वो नहीं होगा तो मैं या तो कल बता दूं, कैसा रहेगा? हम्म, कल बता देता हूँ मैं, ठीक है, उसके बारे में आपको। चलो कल अलग से वीडियो ले आऊँगा तो उसे बता दूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे? तो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर अगर हम पहले देश की बात करेंगे तो ये हमारे एक क्या नाम था उनका, हाँ किदवई, ठीक है, राफ़ी अहमद किदवई। देखो जो इंतरिम कैबिनेट बनी थी तो उसमें तो राजेंद्र प्रसाद थे, जो 2 सितंबर 1946 2 सितंबर 1946 को हमारी एक इंतरिम कैबिनेट बनी थी कि जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता तब तक देश कौन चलाएगा, तो वो कैबिनेट चलाएगी। उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बाद में प्रेसिडेंट बन गए थे। देन अगर मैं बात करूँ रेलवे मिनिस्टर कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, तो ये कौन थे, जॉन मथई थे। ये कौन थे, षणमुखम चेट्टी थे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे, फालतू में लिखा है, हे हाथ फालतू में तुम्हें कस दिया मैंने ठीक है, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर थे, ये आई थिंक उसी का लिखा हुआ है क्या, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और राफ़ी अहमद की तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस लिख रखा है, ऐसा कैसे? चलो, तो लॉ मिनिस्टर हमारे अम्बेडकर जी थे, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी, फाइनेंस मिनिस्टर षणमुखम चेट्टी थे, एंड लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस ये तो मैंने लिखवा दिया होगा, हम बलदेव सिंह थे, जॉन मथई आपके रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है। ठीक है, और ठीक, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वॉज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? सर हिंदी में प्लीज़ बताया करो, हिंदी में ही बताते हैं यार, ठीक है। याद करना पड़ेगा ये भी, अभी याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑन विच डे विद CDM स्टार्ट हुआ था? तो ये हम लोगों ने देखा था कि इट स्टार्टेड विद दी सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह इसको बोलते हैं, और इसको हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे गांधी जी ने मार्च निकाला था बिटवीन साबरमती से डांडी, साबरमती टू डांडी। और ये पड़ता कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये भी मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइए कितने लोगों के साथ निकाला था ये मार्च?
तो ये इन्होंने निकाला था अपने 78 डेलीगेट्स के साथ, और 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये चला था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। और मैंने आपको कुछ और चीज़ें बताई थी कि यहाँ पर सॉल्ट लॉ वॉयलेट हुआ था। NWFP वाला जो रीजन है वहाँ से किसने लीड किया था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, यानी कि जो पेशावर वाला क्षेत्र है वहाँ पे। बिहार से किसने इसको लीड किया था? नाखस पॉन्ड को साइट एज अ साइट चूज़ किया गया था। मद्रास से इसको किसने लीड किया था? तो NWFP से ध्यान रखना इसको, खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खान ने लीड किया था। इनको हम सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। प्लस ये ध्यान रखना कि इन्होंने एक रेड शर्ट मूवमेंट यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, रेड शर्ट मूवमेंट। और इन्होंने ये जो मूवमेंट है ये खुदाई खिदमत गार करके एक सोसाइटी बनाई थी, उसके थ्रू ही किया था। एंड ही वॉज दी वन ऑफ द 2 नॉन इंडियंस जिनको भारत रत्न दिया गया। और वो दूसरे कौन थे ज़रा बताइए? बिहार से अगर बात करेंगे तो अंबिका कांत सिन्हा जी ने इसको लीड किया था। मद्रास वाले रीजन से अगर बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और 21 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो मैंने आपको बताया था ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका, ठीक है, डांडी नवसारी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? ब्यास, गंडकी, तुंगभद्रा या फिर मानस? तो भाई ब्यास तो अभी देख के आए हैं, इंडस की है, ये तो होगा नहीं। तुंगभद्रा ये तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है और इसके बैंक्स पर ही हम्पी सिटी लोकेटेड थी, जो किस एम्पायर की कैपिटल थी बताएंगे। मानस नेशनल पार्क भी है, कहाँ पर? असम में, और ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गंडकी। एंड डू यू नो कि जो एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, जो एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है कौन सा है? पहले तो यही बताओ। वो काली गंडक रिवर बनाती है। ऑक्सबो लेक का मतलब होता है जो रिवर इस तरह से मियांडरिंग करती है, तो जब आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू लेटरल कटिंग, तो ये पूरा एक लेक अलग हो जाता है, जिसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। खुर की तरह दिखता है, जो हमारा बैल होता है उसके खुर की तरह। ये है कबरताल, ठीक है, ये है कबरताल लेक, इसको बोलते हैं, ऑक्सबो लेक है, और ये आपको देखने को मिलेगा बिहार में। तो ये आपको ये जो काली गंडक रिवर है वो बनाती है। अगर हम गंगा रिवर की अगर बात करें तो इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ से राम गंगा है, ठीक है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है, ठीक है। ये आपकी है राम गंगा। गोमती कहाँ से निकलती है ज़रा बताएंगे? सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की? ये घाघरा है, ये गोमती घाघरा गंडक है, ये कोसी है, और कोसी को किस नाम से जानते हैं? और ये महानंदा है, ठीक है, महानंदा। कोसी की अगर बात करें तो इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, बिहार की शोक नदी के नाम से जानते हैं। बंगाल की शोक नदी किसको बोलते हैं? वो दामोदर को बोलते हैं, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? एक्चुअल होता क्या है कि यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है, उसको हुगली या भागीरथी हुगली बोलते हैं। अभी देखा होगा मिथुन चक्रवर्ती ने, है ना, अमित शाह के सामने बोला था कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, और जो फालतू की बकवास करेगा उसको भागीरथी में डाल देंगे, है ना। तो भागीरथी हुगली इसी को बोलते हैं, जो कि बंगाल में यहाँ पे फ़रक्का नाम की जगह है, जहाँ पर फ़रक्का बैरेज जिसकी चर्चा कर रहे थे वो यहीं पे है। तो है क्या कि दामोदर जो है ना वो इसी की ट्रिब्यूटरी है, दामोदर। और दामोदर जो है रिफ्ट वैली में फ़्लो होती है, भ्रंश घाटी में। कौन सी ऐसी 2 और नदियाँ हैं जो हमारी भ्रंश घाटी में फ़्लो होती हैं? फिर अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से हमारी एक नदी है यमुना, जो कि इसकी सबसे लंबी नदी है। ये एक तरह से नदी है सोन, जो सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक के पठार से, जहाँ से और कौन सी नदी निकलती है? और हमारी नदी निकलती है नर्मदा, जो कि रिफ्ट वैली में फ़्लो होती है अलॉन्ग विथ तापी। तापी और नर्मदा दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, रिफ्ट वैली में भ्रंश घाटी में बहती हैं, और नर्मदा तो वेस्ट में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। इसकी सबसे जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो टॉन्स, जो यहाँ पर है, ठीक है। जो चंबल नदी है, चंबल, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं काली सिंध, पार्वती, बानस, ठीक है, बानस, काली सिंध, पार्वती और छिप्रा। छिप्रा के बैंक्स पर ही आपका जो उज्जैन सिटी है वो लोकेटेड है। चंबल निकलती है मऊ प्लेट्यू से, चंबल जानी जाती है बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए, रेवाइंस क्रिएट करती है, गली इरोजन परफॉर्म करती है। और यमुनोत्री का जो बंदरपुंछ रेंज है वहाँ से निकलती है यमुना रिवर। सोन अभी बताया अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाती है। घाघरा कहाँ मिलती है? गंगा को छपरा मिलती है। ये आगे बढ़ जाएँ अभी।
विच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिलीज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू द वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो पानी में ऑक्सीजन छोड़ता है? यस भानु सिंह, पक्का। पक्का। सॉरी 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 यार, बानस मैं बोल देता हूँ बार बार, बनास होता है, सॉरी सॉरी फॉर दैट, है ना, बनास होता है वो, मैं गलती से पता नहीं बानस बोल देता हूँ उसको, है ना, बनास बनास होगा वो, ठीक है। खैर, ई कोलाई क्या होता है? ये एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में छुप के बैठता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली देखने को मिलता है। अमीबा क्या होता है? अमीबा ये बिना शेप का अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ता है, और ये कौन सा फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, बताएंगे कमेंट में। सैल्मोनेला एंट्रिक फाइटोप्लैंक्टन इसका सही आंसर होगा। अब ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होगा? तो ये काइंड ऑफ एक माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म एल्गे होता है, शैवाल होता है। जो भी हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, उसका ये क्या होता है? उसका ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, उसका ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। कौन? फाइटोप्लैंक्टन। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है कि ये खाना बनाता है, यानी काइंड ऑफ ऑटोट्रॉफ होता है। जैसे कि पेड़ पौधे, हमें पता है जो हमारे ज़मीन में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं वो सनलाइट का फिक्सेशन करते हैं, सनलाइट की जो एनर्जी है दैट इज़ हीट एनर्जी को, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह यही काम समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं। और जिस तरह हमारे पेड़ फोटोसिंथेसिस करते वक्त क्या कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन। पता है ना आपको रिएक्शन? ये जो हम रिएक्शन लिखते हैं ये आपको पता होगी, है ना, तो इसमें ऑक्सीजन निकलती है। वैसे यहाँ पर भी ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यही है, O2, ठीक है, यही इसी को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बोलते हैं। तो यही निकलती है फाइटोप्लैंक्टन। अब ये फाइटोप्लैंक्टन को, जैसे वो मैंने आपको बताया था पूरा जो पिरामिड बनता है, इसमें क्या होता है? बॉटम में तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, यहाँ प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, यहाँ सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, यहाँ टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। तो जैसे कि हमारी जो ज़मीन होती है, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जब बात करते हैं, तो यहाँ पेड़ पौधे आते हैं, यहाँ पे जैसे हिरन आ गया, गाय आ गई, ठीक है, ग्रास हॉपर आ गया, यहाँ पे आपके शेर आ गया, ठीक है, जो स्नेक सांप आ गए, ये सब आ गए, यहाँ ईगल वगैरह आ जाते हैं। वैसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम में यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन बैठता है, यहाँ पर जू प्लैंक्टन बैठता है, यानी कि जू प्लैंक्टन खाते हैं फाइटोप्लैंक्टन को। यहाँ पर स्मॉल फिशेस यानी कि छोटी छोटी मछलियाँ जो जू प्लैंक्टन को खाती हैं, और यहाँ पर आती हैं बड़ी बड़ी मछलियाँ, बिग फिशेस, जो स्मॉल फिशेस खाती हैं। कौन सा ऐसा पिरामिड होता है जो कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है? जैसे पिरामिड ऑफ नंबर होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड नहीं हो सकता है? एंड हु गेव द पिरामिड ऑफ नंबर्स, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली अपराइट, इसको बोलते हैं अपराइट, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। एनर्जी वाला कभी नहीं हो सकता है, और हो सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें बायोमास का जो पिरामिड बनता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो इन्वर्टेड ही बनता है आपका, ठीक है। एल्गे से आप शैवाल से रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे, ठीक है, ये सब आप रिकॉल करो। ग्रीन एल्गे को क्लोरोफाइके बोलते हैं, ब्राउन को फाइयोफाइके बोलते हैं, रेड को रोडोफाइके बोलते हैं। ब्राउन के एग्जाम्पल होते हैं कौन से? लैमिनेरिया होता है, केल्प होता है, और कौन से मैंने बताया था? एक तो केल्प बताया था, और हाँ आपका वो जो होता है, जो सरगैसो होता है, सरगैसम, जो आपको देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन में, जो नॉर्दर्न पार्ट है अटलांटिक ओशन का, अटलांटिक महासागर का, वहाँ पे। ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल होते हैं हमारा क्लोरेला, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो ब्राउन एल्गे है, ब्राउन एल्गे तो मैंने बता ही दिया। रेड एल्गे का जो हमारी अगर जेली होती है वो एग्जाम्पल होता है। ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल क्या होता है? तो जो हमारा नॉस्टॉक होता है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया हो गया, नॉस्टॉक हो गया, ये हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। क्लाडोफोरा हो गया, क्लोरेला हो गया, ये सब एग्जाम्पल होते हैं किसके? ग्रीन एल्गे के, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। या तो आप मेरे से ये एक्सपेक्ट कर लो कि मैं तो बताऊँ ही नहीं, ठीक है, या फिर जितना बताऊँ उसको लिखूँ, तो फिर मैं लिखने वाला कंपोनेंट फिर वही ना कि लिमिटेड हो सकता है। अब मैंने बता इसलिए दिया, मुझे पता है, ठीक है, कि सबको ये बातें नहीं जबकि क्या नॉस्टॉक, क्या साल्वनला, क्या लिख क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, तो काइंड ऑफ रिविजन हो गया आपका। नहीं पता है तो फिर छोड़ दो, ठीक है, सिंपल। और क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको शुरू से अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। इस क्लास में आपकी एनर्जी डाउन रहती है। भैया हम रणवीर सिंह तो है नहीं, है ना, कि जब भी प्रस्तुति दें उछलते कूदते हुए दें। पढ़ाने आए हैं भाई,
पढ़ाने में अगर कुछ कमी लग रही हो तो बताओ, हैं? अब आदमी दुखी है क्या है, अब वो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। ठीक है, अब आदमी ऐसा तो नहीं रह सकता ना कि सारा कुछ आप मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं एकदम जो सुबह हूँ वही दोपहर में हूँ वही शाम को हूँ। ठीक है, थोड़ा तो एनर्जी का फ्लक्चुएसन रहता है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग हैं? पढ़ा तो तुम्हें प्रॉपर रहा हूँ ना, सारी फैक्ट्स बता रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मज़े तो आ रहे हैं ना पूरे पढ़ने में। मेरे को थोड़ा पानी पीता हूँ, शायद एनर्जी है ना। या फिर रेड बुल पीनी पड़ेगी ना, रेड बुल गिव्स मी विंग्स। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ओरिजिनेटेड इन, तो जो रेशम का उत्पादन है वो, अरे करंट अफेयर के लिए कबीर गुप्ता, तुम तो कबीर सिंह की तरह पीछे पड़ गए हो हाथ धो के, हैं? क्या करंट अफेयर्स के लिए बात कुछ बता दें? अब बता देंगे, ठीक है। नेक रोटेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। नेट रोटेशन तो यार भूल ही जाते हैं। नेक में तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने लॉक कर दिया हो नेक को। एक गाना गा दीजिए क्या अनिर्बान, गाना गा दें? पहले बताना था यार, तुम्हारे लिए सिर्फ अनिर्बान, ठीक है। हाँ, तो गाना कुछ यूँ है कि प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ओरिजिनेटेड इन, बताओ, चाइना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, चाइना में स्टार्ट हुआ था सिल्क का प्रोडक्शन। रॉ स्टैंड्स फॉर, रॉ का मतलब क्या है? तो रॉ का मतलब है, सबको ही जानता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना। काफ़ी लोगों की ख्वाहिश भी होती है बचपन से, हमें रॉ में जाना है ना। किसकी किसकी ख्वाहिश थी बचपन में? रॉ की अगर बात करें, रॉ की अगर बात करें तो कब स्टैब्लिश हुआ था, कब फॉर्म हुआ था ये? 1968, 1968 में ये बनता है। ये काइंड ऑफ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, जो काउंटर टेररिज्म इस तरह के ऑपरेशन देखती है, रॉ, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसको बोलते हैं। CIA कहाँ की है ज़रा बताना? जो CIA है वो कहाँ की है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये कहाँ की है? CIA, ये है USA की। अच्छा, पाकिस्तान की क्या है ज़रा बताना, पाकिस्तानी क्या है? और ये माना जाता है कि जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, लाल बहादुर शास्त्री और हमारे जो होमी जहांगीर भाभा थे, इनको मरवाने में, ठीक है, इन लोगों को, दोनों लोगों की डेथ में इस गंदी एजेंसी का हाथ था, ऐसा माना जाता है। क्या है, लेकिन काफ़ी लोग इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं और ये बहुत लोग मानते हैं कि ट्रू है ये। क्योंकि भाभा जी ने, मतलब, क्योंकि वो, हम जानते हैं कि वो जाने जाते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, भाभा जी। और वो मतलब बहुत तेज़ी से इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से आगे ले जा रहे थे, और ये चीज़ अमेरिका को हजम नहीं हो रही थी कि भाई एशिया में कोई इस तरह का बड़ा पावर कोई ओरिजिनेट हो, तो इसलिए उसने ऐसा किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यस, ISI, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ पंचायत? 39, 40, 41 या फिर 42? तो ये हम बात कर रहे हैं किस आर्टिकल की? DPSP की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है? पार्ट नंबर 4 यानी भाग नंबर 4 में है। किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल से? 36 से 51। इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो गांधीयन DPSP हो जाती है हमारी, एक सोशलिस्टिक DPSP हो जाती हैं, और एक हो जाती हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSP, ठीक है। 3 पार्ट्स में इनको क्लासीफाई करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं क्लासिफिकेशन नहीं है, हम पढ़ने के हिसाब से करते हैं। 39 में तो ये काफ़ी डिटेल में है, अब डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आज ही मैंने इस पर लेक्चर लिया है, DPSP वगैरह पे। 40 इसका सही आंसर होगा। 41 में क्या है, पर पूरी मैंने स्टोरी बताई थी कि भाई एक LDC है जो PHC में काम कर रहा है, ठीक है। मतलब आप चाहते हो कि क्या मैं ये बताऊँ पूरी स्टोरी आपको? कमेंट करके प्लीज़ आप एक बार बता दीजिए सभी लोग, अगर चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ पूरा स्टोरी कैसा क्या है। 41 में क्या है? अगर आपको ना पता हो, वैसे तो मुझे लगता है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो पता होगा आपको। तो इसमें है राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। 42 में है जस्ट एंड ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस। नो 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 नो, ठीक है, यानी आपको पता है, ठीक है। नहीं सर,
चलो ठीक है, लेट्स गो। ओके ठीक है, तो जस्ट एंड ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस, या तो आप ऐसा करना, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आप ऐसा करना, आप सर्च करना सर्च करना FRB में, मैंने बताया होगा FRB जो मैंने पढ़ाया है फ्री में, जो प्लेलिस्ट पढ़ी उसमें मैंने आपको बताया होगा वो पूरा स्टोरी पक्का। तो वहाँ पर आप चले जाना, FRB वाली प्लेलिस्ट में जाना जहाँ मैं माइंड मैप के थ्रू मैंने पढ़ाया, तो वहाँ जहाँ DPSP पढ़ाया वहाँ देख लेना, मैंने पूरी स्टोरी समझा रखी है। उससे क्या है कि सारे आर्टिकल आपको तुरंत याद हो जाएंगे वो, ठीक है, जो DPSP वाले हैं। तो आयरलैंड से लिया है और इनको हम नॉन जस्टिसिएबल राइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, ये वाद योग्य नहीं होते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी वाद योग्य नहीं होते हैं। और DPSP को नोवेल फीचर बोला था किसने, ये बता देंगे। और ये एक लोक हितकारी राज्य बनाने की मतलब लोक हितकारी राज्य बनाना चाहते हैं। दे सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, एंड ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। नोवेल फीचर की अगर बात करेंगे तो ये किसने बोला था, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इनको नोवेल फीचर बोला था DPSP को। एंड दे सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, इज दैट क्लियर। और DPSP को ध्यान रखना, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की समझ इसको बोला था। और DPSP के रिगार्डिंग एक और चीज़ याद मत रखना 18 पे आ जाओ। विच अमंग द फॉलोइंग कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर, डायनेमो, बैटरी या फिर जनरेटर। मोटर तो करता है भाई इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, ठीक है। डायनेमो करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। जनरेटर भी सेम काम करता है, बैटरी के अंदर जो केमिकल्स पड़े होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल सती रेगुलेशन 1829 वॉज ब्रॉट आउट बाय विच गवर्नर जनरल। बंगाल सती जो विनियमन है 1829 का, किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था। एडवर्ड लॉ, विलियम बेंटिक, हेनरी हार्डिंग या फिर विलियम बटरवर्थ बेली। बंगाल सती रेगुलेशन 1829, तो बंगाल सती रेगुलेशन के थ्रू सती को एबॉलिश कर दिया गया था। सती आप जानते हैं जहाँ पर अगर मतलब कोई विमेन को जो है जबरन, ठीक है, जो अगर मान लो हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनके साथ जलना पड़ता था, ठीक है। तो सती का जो चीज़ है इसको बैन किया था विलियम बेंटिक ने। इसमें जो मेन एफर्ट्स मारे थे इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए वो राजा राम मोहन रॉय जी ने मारे थे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो विडो री मैरिज एसोसिएशन किसके टाइम पे बना था। विडो री मैरिज एसोसिएशन किसके टाइम पे बना था, तो ये जो एसोसिएशन बना था ये रफली 1856 1856 में बना था, और ये डलहौजी के टाइम पे बना था। डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल था, और इसमें जो मेन एफर्ट मारे थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने मारे थे, ठीक है। एफर्ट हेनरी हार्डिंग सेकंड, इसके टाइम पे क्या हुआ था, जो बंगाल का पार्टीशन है उसको एन्यूल किया गया था। आपको पता है ना कि 1911 में अनाउंस किया गया था कि बंगाल का पार्टीशन का एन्यूल किया जा रहा है, यानी कि रद्द किया जा रहा है, वो किया गया था। और जो सेकंड दिल्ली दरबार है वो ऑर्गेनाइज हुआ था इसके टाइम पे। विलियम बेंटिक क्या था, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल था ये, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और बेंटिक की अगर बात करें तो इसने जो सर्किट कोर्ट्स हुआ करती थी उसको एबॉलिश किया था, और ठगी प्रथा को ख़त्म करने के लिए जाना जाता है। इसने ठगी जो प्रथा है उसको ख़त्म किया था, और इसको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं, क्योंकि इसके टाइम पे ही जो मैकुलेज मिनट है, ठीक है, थॉमस बैबिंगटन मैकुले, जिसको कि इंडिया में अंग्रेजी का, आप इसे समझ लो कि जो आज हम अंग्रेजी के प्रति इतना लगाव दिखाते हैं उसमें मैकुले का बहुत बड़ा हाथ है। जो अंग्रेजी के प्रति इतना समर्पण भाव और इतना सुपीरियॉरिटी दिखाते हैं और अपनी खुद की भाषा को इतनी इन्फीरियर के तौर पे देखते हैं, जो खुद की हमारी भाषा है उसको नीचे ऐसा निचला स्तर देते हैं, वो सब का जो बीज है वो मैकुले बो के गया था। तो मैकुलेज मिनट आता है, ठीक है, 1835 के टाइम पे, और इसने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था कायदे से। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन को खूब प्रमोट किया इसने, और इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई ऊपर वालों को, जो अमीर इंडियंस हैं उनको पढ़ाओ अंग्रेजी में, और वो अपने आप नीचे पास ऑन कर देंगे क्या, वो अपने आप पास ऑन कर देंगे क्या, जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको। देन अगर हम बात करेंगे तो वुड्स डिस्पैच ये आया था डलहौजी के टाइम पे 1854 में, 1854 में। इसने इसको रिजेक्ट कर दिया था, बोला था कि ये ऐसा नहीं, लोकल लेवल जो निचला स्तर है बच्चों का जहाँ पर होता है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, तो वहाँ पर वर्नाकुलर को प्रमोट किया जाना चाहिए, नहीं लोकल लैंग्वेज को। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से जानते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से जानते हैं इसको। क्लियर है थी चीज़।
आगे बढ़े एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, ग्रेट बियर इज़ द नेम ऑफ ग्रेट बियर किसका नाम है? गैलेक्सी है, मून है, कंस्टलेशन है या फिर स्टार है? तो ध्यान रखना, ग्रेट बियर हमारा एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है और ग्रुप ऑफ स्टार को कॉन्स्टलेशन यानी कि तारामंडल बोलते हैं। हम किस गैलेक्सी में रहते हैं और हमारी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है? मून हमारा एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है फिर नॉन ल्यूमिनस है, स्टार हमारा एक ल्यूमिनस है फिर नॉन ल्यूमिनस है, और हमारा सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है ये बताइए। तब तक मैं आपको डिफरेंट जो हमारे फेमस कॉन्स्टलेशंस देखने को मिलते हैं वो देखते हैं हम उनको। तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर ग्रेट बियर की बात हो रही है तो ये है आपका ग्रेट बियर, ठीक है। ये ग्रेट बियर है जिसको कि हम उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका उर्सा मेजर है, ग्रेट बियर की भालू की तरह दिखता है। ये है आपका कैसेओपिया, ठीक है, कैसेओपिया, ठीक है। ये आपका डब्ल्यू शेप का होता है, क्रॉस शेप का होता है, ये क्रॉस शेप का होता है सिग्नस, इसको सिग्नस बोलते हैं। और ये हंटर की तरह जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ओरियन कॉन्स्टेलेशन। इसमें कभी कभी पूछ लेता है इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है, जो सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है? तो ब्राइटेस्ट स्टार है इसमें रिगल, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। गैलेक्सी आप जानते हैं हमारी कौन सी है, ये है आपकी मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी से सबसे जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो एड्रोमेडा गैलेक्सी है। कौन सी? एड्रोमेडा। मून इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और यहाँ की ग्रेविटी कितनी है ज़रा बताइए। आपकी ग्रेविटी कंपैरिजन में नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है इसके पास इसकी खुद की लाइट नहीं होती है। स्टार जो होता है वह ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट स्टार है एंड दैट इज़ आर सन। जो सूरज है हमारा वो सन एक स्टार ही है। और सन के बाद अगर हम बात करेंगे कौन सा सबसे नियरेस्ट स्टार है, सन के बाद है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो सबसे नियरेस्ट स्टार है आफ्टर सन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप बताइएगा एंड दैट इज़ कि जो हंटर एजुकेशन कमीशन है वो किसके टाइम पे आया था? हंटर एजुकेशन कमीशन ये किसके टाइम पे आया था? तो ध्यान रखिएगा, ये जिनके टाइम पे आया था उनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। उनके टाइम पे पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में। उनके टाइम पे 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था। उनके टाइम पे ही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी 1884 में। और उन्होंने ही वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था 1882 में। उनके टाइम पे ही आर्म्स एक्ट रिपील हुआ था 1882 में। एंड ही इज़ नन अदर दैन द ग्रेट द लॉर्ड रिपन। इनके आगे हम लॉर्ड नाम लगा सकते हैं बिकॉज इन्होंने हमारे भारत के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए थे। जैसे लिटन लाया था आर्म्स एक्ट और आपका जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है, और उसको रिपील करने का काम हमारे रिपन जी ने किया था, जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। और इनके टाइम पे पहली कंप्लीट सेंसस हुई थी। इस चीज़ को नोट करिएगा, पहली सेंसस नहीं हुई थी, पहली कंप्लीट सेंसस हुई थी। अगर मैं पहली सेंसस बात करूँगा तो किसके टाइम पे हुई थी? वो मेयो के टाइम पे हुई थी 1872 में। और फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं? हेनरी वॉल्टर को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पे 1830 में किसी भारतीय शहर का जनगणना हुआ था, और वो शहर कौन सा था ज़रा बताइए। बिल्कुल सही है, नोटोरियस ने यहाँ पर सही बताया है। यस। अब किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। विष्णु शास्त्री पंडित, ध्यान रखना ये 1853 नहीं 1856 होगा वो, ठीक है। विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था, ठीक है। विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था। क्लियर है? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और नोट्स, ये इसका जो लेक्चर का पीडीएफ है वो आपको परमार एसएससी टेलीग्राम से मिल जाएगा। बाकी इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर बैच से मिल जाएंगे, जो आपको मिल जाएगा कहाँ पर? परमार एकेडमी एप्लीकेशन पर, ठीक है। प्रियम जी करंट अफेयर्स का देखते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये लॉर्ड क्यों लगाते हैं ये बता दो भाई। वो लगवाते थे ज़बरदस्ती लॉर्ड, तो लॉर्ड लॉर्ड से लॉर्ड लॉर्ड कहने की आदत पड़ गई। ऐसा कुछ मतलब हमने लगाना नहीं स्टार्ट किया, उन्होंने क्योंकि बोलना पड़ता था, ठीक है, हम उनके गुलाम थे इसलिए। राइट, थैंक यू। क्या चीज़ सर? गंधर्व विवाह का जो लव मैरिज होती थी वो होता था, ठीक है। 100 रुपये किसने भेजे हैं? मेरे परफेक्ट
शुभम, हेलो बॉस, मेरा बेइज्जती कर दो, ऑनलाइन की पढ़ाई दुगना स्पीड से। मिस्टर परफेक्ट शुभम ने 100 रुपये भेजे और बोल रहे हैं हेलो बॉस, मेरी बेइज्जती कर दो, ऑनलाइन की पढ़ाई दुगना स्पीड से करूं। मिस्टर परफेक्ट शुभम, अब क्योंकि तुमने 100 रुपये भेजे हैं तो गधे कहेंगे हैं, 100 रुपये खर्च कर रहे हो तुम, यही 100 रुपये अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करते, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है। इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो गधे शुभम, तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, फालतू की नौटंकी कर रहे हो, 100 रुपये भेज रहे हो हैं? ये 100 रुपये अपने पास रखते, तुरंत जाते, इसको रिवाइज करते लेक्चर को, 100 रुपये का दूध दही खरीदते, अपने बॉडी पे इसको लगाते, न्यूट्रिशियस बनाते, ठीक है, मतलब थोड़ा सा न्यूट्रिशन डालते अपनी बॉडी में, आपकी बॉडी और अच्छे से परफॉर्म करती और अच्छे से पढ़ते। लेकिन नहीं, तुम यहाँ पर फर्जीगिरी कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में तुम ध्यान देना शुरू कर दो। ये 100 रुपये भेजना, 40 रुपये भेजना, 50 रुपये भेजना, इससे बिल्कुल मैं प्रभावित नहीं होने वाला हूँ। तुम्हारे सिलेक्शन से प्रभावित होगा मैं, ठीक है। और अगर तुम सेलेक्ट होकर ना आए शुभम, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे में खाल उधेड़ दूंगा और तुम्हारी आंतें छील दूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना तुम बेटा, तुम्हारी आंतें छील दूंगा और आंतें निकाल के, ठीक है, लपेट लपेट के तुम्हें मारूंगा, ध्यान रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में तुम डिफरेंस भूल जाओगे शुभम। तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खोल के रख दूंगा पूरा, और तब पढ़ाऊंगा स्टूडेंट को मैं कि देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो ध्यान रखना इस मेरी बात को शुभम, और ऐसे नहीं मारूंगा। कमरे की लाइट, कमरे में ले जाऊंगा एक अंदर, कमरे की लाइट्स बंद कर दूँ और फिर पिटाई चलेगी। शुभम जी, अभी आप आई थिंक बेटर फील कर रहे होंगे। ठीक है। सर आपने किस में, सर बूढ़ी गंडक है। यस, बूढ़ी गंडक से ही बनता है काका बरताल। मैंने क्या काली गंडक बता दिया क्या? बूढ़ी गंडक से बनता है सर। 100 रुपये से ज़्यादा की हो गई बेइज्जती। अच्छा 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 अच्छा, 100 रुपये से ज़्यादा की हो गई क्या? शुभम, ज़्यादा तो नहीं हो गया शुभम? क्यों शुभम, दिल पे मत लेना, ठीक है। तो तुमने बोला था तो इसलिए करना पड़ा भाई। अब तुमने 100 रुपये दिए थे इसी बात के लिए, तो वही मैं काम ढंग से ना करूँ तो फिर है कि नहीं। बूढ़ी गंडक ही होगा, ठीक है, बूढ़ी गंडक। चलिए, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं परसों, ठीक है। थैंक यू। रिवीजन करते रहें, सिर्फ शुभम के लिए नहीं है, सभी लोग रिवीजन करते हैं। अब शुभम ने 100 रुपये दिए थे तो शुभम को पर्सनली बोलना पड़ा कि रिवीजन करें। ऑलराइट, थैंक यू।